हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडिटेक में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का सर्टिफिकेट में पापा का नाम गलत हो जाता है, किसी का कैटेगरी गलत डल गया है, या किसी का जो परसेंटेज है वो गलत डल गया है। तो ये जो भी समस्याएं हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी आपके क्वेरीज हैं, उन सब पे बात करेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का लगभग फाइनल चरण चल रहा है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। तो इसमें जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डेट आ जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन आपका स्पेसिफिक डेट किस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपको पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड से। जैसे आपके सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, या साइको और स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आया है, वैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी एक एडमिट कार्ड जारी किया जाता है रेलवे द्वारा। आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया रहेगा। उसी डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और इसके अलावा 2-3 दिन एक्स्ट्रा लास्ट में दिए जाते हैं कि किसी कारण से आप उस डेट को, जो भी आपका स्पेसिफिक डेट है, उस डेट को नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाते हैं तो आपको लास्ट में 2-3 दिन दिया जाता है, उसमें करा सकते हैं। मतलब सबका जब डीवी हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन दिया जाता है, उसमें आप डीवी करा सकते हैं। लेकिन आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप अपने स्पेसिफिक डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं आया, ऐसा नहीं है। आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपको मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं था, या आपको कोई और एग्जाम देना था, क्योंकि अभी आपका नौकरी पक्का तो हुआ नहीं है, तो आप और भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि मैं इस कारण से अपने स्पेसिफिक डेट पे डीवी नहीं करा पाया था, इसलिए आज की डेट में डीवी कराने आया हूँ। तो आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। चलिए अब आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें डेट के अलावा यह भी लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। इसके अलावा आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहेगा और नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हाई स्कूल का मार्कशीट है, यानी मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, उसे ले जाना होता है। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा और आपका 10th का जो मार्क्स है वो वेरीफाई होगा और पासिंग ईयर वेरीफाई होगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ पहले क्या है, वो सबका बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था। अभी तो सभी बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और बनाना कंपलसरी है, लेकिन पहले जो हमारा होता था डेट ऑफ बर्थ, वो हाई स्कूल के मार्कशीट से ही वेरीफाई होता है अभी तक। तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको ले जाना होगा। अभी क्या है, यूपी में तो मेरा जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट था वो दोनों एक ही में कंबाइन आता है, तो एक ही ले जाना होता है। बाकी किसी स्टेट में यदि मार्कशीट अलग मिलता है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है तो दोनों आपको ले जाना होगा। इसके अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट ले जाना होगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी में कुछ फॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट बेस पे हैं और कुछ फॉर्म ग्रेजुएशन बेस पे हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए जो अप्लाई किए होंगे उनको इंटरमीडिएट का मार्कशीट ले जाना होगा, या उसका इक्विवेलेंट है, जैसे कोई पॉलिटेक्निक किया है तो उसे ले जाना होगा। और जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे उन्हें ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाने होंगे। इसके अलावा आपको आधार कार्ड ले जाना होता है। आधार कार्ड ले जाना होता है, आपके जो डीवी है, एडमिट कार्ड है, उसमें लिखा रहेगा। इसके अलावा आपको फोटो ले जाने होते हैं। फोटो आप जो फॉर्म भरते समय अप्लाई किए थे वो भी ले जाइएगा और न्यू फोटो भी ले जाइएगा। ऐसे एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपको न्यू 6 फोटो ले जाने हैं, वो भी न्यू ले जाने हैं। लेकिन जब आप डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ आपका पुराना वाला फोटो भी मांगते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पुराना वाला नहीं ले जाएंगे तो काम नहीं होगा, नए वाले से भी काम चलेगा। लेकिन जो भी डीवी कराने वाले हैं वो पुराने वाले फोटो, जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटो अपलोड किए थे वो फोटो प्रीफर करते हैं। तो आप दोनों ले जाइएगा, दोनों का 6-6 कॉपी ले जाइएगा, जो लगेगा उसे लगा दीजिएगा। तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया। इसके अलावा आप यदि किसी कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। और ओबीसी जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है, इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले जाना होता है। ये वाला जो ये आपके नोटिफिकेशन में दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे खुद से लिख के सेल्फ अटेस्टेड करना होता है और ये साथ में ले जाना होता है। और ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मैंने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया था, वो बता दूंगा आपको कैसे बनवाना होता है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया केवल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए तो लगेगा नहीं। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा इस फॉर्मेट में। ये रेलवे का फॉर्मेट है, इससे भी कैसे बनवाना है इससे भी संबंधित एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं, पहले तो ईडब्ल्यूएस होता नहीं था, ईडब्ल्यूएस अभी आरआरबी एनटीपीसी में, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। ये सभी सर्टिफिकेट क्या है, कंपलसरी है, इसको तो ले जाना ही ले जाना है। कुछ लोग कमेंट किए थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है क्या डीवी में। तो डीवी में आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी आवश्यकता आपको ज्वाइनिंग के समय पड़ती है।
और इसे कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको ज्वाइनिंग के समय पड़ेगी, आपको डीबी के समय नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोग इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में अप्लाई कर देते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को कम करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म माफ करने के लिए या कम करने के लिए ईबीसी से अप्लाई कर देते हैं, तो उनको ईबीसी सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। मुझे तो लगता है आपको ईबीसी से अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। 100 रुपया तो फीस है, 500 लगता है, 400 रिफंड आ जाता है। तो आप पैसे बचाने के चक्कर में ईबीसी से अप्लाई करेंगे और उससे ज़्यादा खर्च आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में लग जाएगा। अब ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है ये आप अपने लेखपाल से पता कर सकते हैं, वो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट बना देगा। आपको ध्यान रहे ईडब्ल्यूएस अलग है, इकोनॉमिक वीकर क्लास, उससे आपको आरक्षण है 10%, और ईबीसी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है इससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में छूट मिलती है। तो दोनों अलग है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ईबीसी से अप्लाई करके आपने एप्लीकेशन फी में छूट कराए हैं तो आपको ईबीसी सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। अब आप इसे गलती से किए थे या जानबूझ के किए थे, आपको ईबीसी सर्टिफिकेट ले जाना ही होगा, तो आप बनवा लीजिएगा लेखपाल से कांटेक्ट करके। इसके अलावा कुछ लोग एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा। इसके अलावा कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं तो उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा कुछ लोग पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो अप्लाई किए रहते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के समय वो इसका डिटेल भी दिए रहते हैं कि हाँ मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो उनको एनओसी भी ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय। इसके अलावा पहले ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन अब उनको भी दी जाती है। तो यदि आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसको बनवाना नहीं पड़ता है, नोटिफिकेशन में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, उस पर बस अपना नाम और डिटेल भर के खुद से अटेस्टेड करके ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और आप ट्रांसजेंडर है कि नहीं ये आपको मेडिकल के समय पता चल जाएगा। इसके अलावा जब हम फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस समय आपको क्या ऑनलाइन भी फी पेमेंट कर सकते थे। इसके अलावा ई चलान या डाक के माध्यम से भी आप फी पेमेंट कर सकते थे। तो जो ऑनलाइन किए हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन पेमेंट किए हैं जैसे एसबीआई के ई चलान से या पोस्टल कार्ड से, उनको रिसिप्ट ले जाना होगा। ई चलान का रिसिप्ट ले जाना होगा ओरिजिनल, और या पोस्टल कार्ड से अगर पैसे भेजे हैं तो वो भी ले जाना होगा। ऑनलाइन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये ले जाना होता है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि डीबी के समय एडमिट कार्ड लगता है क्या, जो एग्जाम देते समय जो आपका एडमिट कार्ड लगा था CBT 1 में, CBT 2 में, या जो साइको टेस्ट हुआ था, या जो आपका ये टेस्ट हुआ है, ये टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसका जो एडमिट कार्ड था, ये सब ले जाना जरूरी है क्या? तो इन सब की आवश्यकता नहीं होती है आपको डीबी में, बस आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड है वो ले जाना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट हो गए आपको ले जाने होते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंशियल होते हैं, जो पलायन हो गया था, या इसके अलावा गुजरात दंगे में जिनको नुकसान हुआ था, इनको भी नौकरियों में छूट दी जाती है। तो यदि आप इनमें से हैं तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट ले जाना होगा कि हाँ इसमें आपका नुकसान हुआ था। और मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं सबका फोटोकॉपी करा के 3 सेट बनाना है। वैसे आपको डीवी में 2 ही सेट मांगा जाएगा, लेकिन आप 3 सेट रखिएगा। 2 सेट आपका वहां पे जमा हो जाएगा और 1 सेट आपके पास रहेगा। और उसमें लिखा होता है कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो आप डॉक्यूमेंट पहले ही सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा, मतलब साइन करके और डेट डाल दीजिएगा। या आप वहां भी पहुंच के कर सकते हैं, वहीं पहुंच के करिएगा, पहले करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं जाइएगा, वहीं हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका सेल्फ अटेस्टेड कर लिया जाएगा, जो भी फोटोकॉपी है। तो आपको 3 सेट ले जाने हैं, 2 जमा हो जाएगा, 1 आपके पास रहेगा। इसके अलावा यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेते जाइएगा। ये डीवी में तो नहीं लगता है, लेकिन जो बैंक वाले हैं वो पहुंच जाते हैं वहां पे, आपका अकाउंट खोलते हैं और आपको मिठाई भी खिलाते हैं। उनको लगता है लड़का अब तो नौकरी वाला होगा, पैसा तो आएगा ये अकाउंट में, तो पहले ही इनको क्या करो, इनका अकाउंट खोल दो अपने बैंक में। तो आप उस अकाउंट को सैलरी अकाउंट में दे सकते हैं, उसमें आपका सैलरी आएगा। तो इसलिए आप पैन कार्ड भी ले जाइएगा, आप अपना नया अकाउंट खुलवा लीजिएगा सैलरी के लिए अलग से। चलिए अब शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो आपके क्वेरी हैं या कौन कौन से जो समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो समस्या है, डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत हो गया है। तो यदि डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत है, हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, कई बार होता है हाई स्कूल में नाम सही रहता है, इंटरमीडिएट में उससे डिफरेंस आ जाता है, या आपके ग्रेजुएशन और अन्य जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम गलत है, तो आपको उसको सुधरवा लेना चाहिए। बोर्ड में जाकर सुधरवा लीजिए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी आप पैसे खर्च करेंगे, टाइम देंगे, तो 1 या 2 दिन में आपका सही होता है। यदि आप फिर भी सही नहीं करवा पाते हैं तो आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। आप एफिडेविट कहाँ से बनता है? तहसील से बनता है। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि मेरे मार्कशीट में मेरा नाम गलत है, बाद में कोई भी अगर त्रुटि पाई जाएगी या गलत पाया जाएगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इस टाइप का लिखवाना होता है। तो आप एफिडेविट ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम ही अलग है, 1-2 लेटर 3 लेटर डिफरेंस होगा, गलत है, तो आपका चल जाएगा एफिडेविट से, एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के सर्टिफिकेट में मम्मी और पापा का नाम गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उसमें आपके मम्मी और पापा का नाम दोनों में से किसी एक का नाम सही होना चाहिए। तो मम्मी और पापा का नाम में से किसी एक का नाम भी अगर सही होगा तो आपका काम चल जाएगा। यदि आपका दोनों का नाम गलत है तो आप उसके लिए भी एफिडेविट बनवा लीजिए और डीवी के टाइम ले जाइएगा, जब आपसे मांगा जाए तभी दिखाइएगा। इसके अलावा कुछ लोग
का क्योरी ये रहता है कि मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया था फॉर्म अप्लाई करते समय। तो देखिए फॉर्म अप्लाई करते समय डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म में नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या अप्लाई किया था, आपको बस ये देखा जाएगा कि आपका जो अभी भी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब जो आपका फॉर्म भरने के लिए जो मैक्सिमम डेट है उसके अंदर आते हैं कि नहीं, ये वेरीफाई किया जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए भी एफिडेविट ले जा सकते हैं, लेकिन आपके मार्कशीट से जो डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा वो ये देखा जाएगा कि आप आगे तो नहीं चले गए हैं, जो मैक्सिमम एज है उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, या मिनिमम एज से तो कम नहीं है। फॉर्म अप्लाई करते समय जो ये चाहिए था उसके रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है कि नहीं, तो इससे भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मेरा गैप है, जैसे इंटरमीडिएट कर लिया, बीच में कमाने चले गए, बाद में ग्रेजुएशन किए, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई किए, तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बीच गैप हो गया है। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आप डीवी के लिए जाएंगे या कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे, तो इसके लिए आपको एफिडेविट देना ही पड़ता है। ये केवल रेलवे का रूल नहीं है, हर जगह का रूल है। तो आप एफिडेविट पहले से बनवा के रखेंगे, अपने गैप सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, एफिडेविट ही होता है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा कि हाँ बीच में मेरा पढ़ाई गैप हो गया था, जो भी रीजन है आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पैसे की वजह से पैसे नहीं था इसलिए नहीं कर पाया था, कोई और काम हो गया था, जो भी रीजन है आप उसमें बता सकते हैं। तो आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाना होगा यदि आपका एजुकेशन के बीच गैप है तो। इसके अलावा कुछ लोग परसेंटेज गलत डाल देते हैं फॉर्म भरते समय। तो परसेंटेज आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप अप्लाई करते समय फॉर्म में क्या परसेंटेज डाले थे, आपका बस देखा जाएगा कि आपका जो परसेंटेज है वो जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है किसी भी पोस्ट के लिए उससे अधिक है कि नहीं। जैसे जो इंटरमीडिएट लेवल के पोस्ट है उसमें आपका 50% से नंबर अधिक होना चाहिए यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो। जैसे जो इंटरमीडिएट लेवल वाले पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उसका 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए यदि आप केवल इंटरमीडिएट किए हैं तो, लेकिन ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो 50% नहीं होना चाहिए। तो यदि आप ऐसा है तो आपका देखा जाएगा परसेंटेज कि इंटरमीडिएट में आपका परसेंटेज 50% से ऊपर है कि नहीं। यदि है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यदि आपने गलत भी डाल दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इसको लेकर टेंशन में मत रहिए। इसके बाद अगला इशू ये आता है कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके जो रिजल्ट है, जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसके रिजल्ट आउट होने का डेट या सर्टिफिकेट का डेट मांगता है, तो आपने वो गलत डाल दिया है। तो यदि आपने वो भी डेट गलत डाल दिया है तो आपको इशू नहीं होने वाला है। आपका जो डेट है वो आपके सर्टिफिकेट पे जो भी डेट दिया रहेगा या मार्कशीट पे जो भी डेट दिया रहेगा आपके फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट का डेट है वो दिया रहेगा, वो वेरीफाई किया जाएगा कि जो फॉर्म अप्लाई करने का क्लोजिंग डेट था, जैसे फॉर्म अप्लाई करने का डेट आता है कि इस डेट से इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो लास्ट डेट दिया रहता है रजिस्ट्रेशन का, यदि उस डेट से पहले का या उस डेट का भी है आपके मार्क्स, आपका जो रिजल्ट आउट होने का डेट है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद का है तो आप, इसका मतलब साफ है कि आपने गलत जानबूझ के गलत डाला था तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो इशू डेट है, मतलब जिस डेट को इशू किया गया है, वो फॉर्म अप्लाई करने का जो क्लोजिंग डेट था उससे पहले का होना चाहिए। तो आपको कोई इशू नहीं होगा यदि गलत भी डाल दिए हैं आप एप्लीकेशन में इशू होने का डेट। तो बस आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का डेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे, आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। आप चाहें तो इससे भी संबंधित एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और रखे रहिए, जब मांगा जाए तभी दीजिए, वैसे मांगा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपके नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो उस पर मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो इशू डेट है वो क्लोजिंग डेट, फॉर्म अप्लाई करने का जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उस पर आपका इशू डेट होना चाहिए। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी उनका डीवी हो सकता है। लेकिन फॉर्म अप्लाई किए हुए बहुत दिन हो गया, 2-3 साल बहुत होता है, 2-3 साल तो हो ही गया आपको फॉर्म अप्लाई किए हुए, तो अभी तक आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। यदि नहीं आया है तो आप डायरेक्ट बोर्ड से संपर्क कीजिए या कॉलेज से संपर्क कीजिए, आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट मंगवा ही लीजिए, आपको ज्यादा इशू ना हो, आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। वैसे काम प्रोविजनल सर्टिफिकेट से चल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ इशू है वो है ही नहीं, मतलब उस पर दिया ही नहीं गया कि आपका रिजल्ट कब आउट हुआ था या आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था। तो यदि ऐसा है, आपका कंडीशन ऐसा है, तो आप अपने कॉलेज में जाइए और वहां से एक अलग से सर्टिफिकेट या कुछ भी लिख के उस पर वेरीफाई करवा के लाइए कि आपका जो रिजल्ट है किस डेट को आउट हुआ था या जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को आउट हुआ था, और वो डेट फॉर्म अप्लाई करने का जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए। इसके अलावा एक कमेंट आया था मेरे वीडियो के नीचे कि मेरा सभी ईयर का मार्कशीट है, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट है, बस एक सेमेस्टर का गायब है। तो देखिए आपको डीवी में प्रत्येक सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाना होता है। यदि आप नहीं लाए हैं कॉलेज से या गायब हो गया तो आप कॉलेज से दूसरा बनवा लीजिए, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। और मैनुअल सर्टिफिकेट बनता है, मैनुअल मार्कशीट बनता है कॉलेज से, तो कोई इशू भी नहीं होने वाला है। आप कॉलेज पे जाइए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए
मजे मत लीजिए बैठ के, और अपना सभी प्रत्येक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट वो मार्कशीट जरूर इशू करवा लीजिए कॉलेज से। यदि आप ईयरली पढ़ाई किए, जैसे मेरा जो डिप्लोमा था वो ईयरली था, तो प्रत्येक ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फाइनल ईयर का तो होना ही चाहिए, बाकी प्रत्येक सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रत्येक सेमेस्टर का मार्कशीट अरेंज कर लीजिए कॉलेज से संपर्क करके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, जैसे जो टेक्निकल डिग्री होते हैं उसमें बैक लगता है। जैसे ग्रेजुएशन जो डिग्री बीटेक किए होंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट वाले जो होंगे बीटेक किए होंगे, तो उनको बैक लगा होगा जो बाद में क्लियर हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले बैक लगा था बाद में वो क्लियर हो गया है, तो कोई इशू हो गया डीबी में? तो देखिए, डीबी में कोई इशू नहीं होने वाला है। आपका बैक क्लियर हो गया रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा। तो जिनका बैक लगा है बाद में पास हो गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मार्कशीट हैं, उसमें आपके पापा का नाम अलग है, और जो आपके पापा का डॉक्यूमेंट है, जैसे उनका आधार कार्ड हो गया या उनका जो मार्कशीट हो गया, उसमें उनका नाम अलग है। जैसे मेरे पापा का नाम, जो उनका मार्कशीट है उसमें प्रसाद कुशवाहा लिखते थे अपना टाइटल, लेकिन मेरे मार्कशीट में, मेरे सभी डॉक्यूमेंट में पापा का नाम के टाइटल में केवल कुशवाहा है और पापा लिखते थे प्रसाद कुशवाहा, तो दोनों डिफरेंस हो गया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वो हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या उसमें पापा का नाम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पापा का डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया गया है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपके पापा का नाम एक जैसा ही होना चाहिए। तो मेरे सभी डॉक्यूमेंट में पापा के नाम का जो टाइटल है वो कुशवाहा ही है, प्रसाद कुशवाहा नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि आपका भी ऐसा है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये तो हो गए आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी या समस्याएं आती हैं उनका आंसर। अब देखते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले समस्या आती हैं, आप अपने सबसे पहले तो ओबीसी और SC/ST का सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाएंगे, उसको दिखाकर आप रेलवे के फॉर्मेट में बनवाते हैं। तो जब आप मुहर लगवाने और साइन करवाने जाते हैं तहसीलदार साहब का या कोई भी मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी है, तो उस पेज पे कहीं भी साइन कर देते हैं। एक जगह दिया रहता है कि यहाँ पे साइन होना चाहिए, वहां ना करके वो कहीं भी साइन कर देते हैं और मुहर भी कहीं लगा देते हैं, तो उससे कोई इशू होने वाला नहीं। उस पेज पे कहीं भी साइन होना चाहिए, वो चलेगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरा भी साइन दूसरे जगह कर दिए थे जबकि जगह दूसरी जगह दिया था, लेकिन उससे कोई इशू नहीं हुआ। मुझे टेंशन था कि कोई इशू होगा, लेकिन इशू कोई नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोगों को हुआ था, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डीबी में बस उस पर मुहर और साइन रहना चाहिए, वो कहीं भी हो, पूरे सर्टिफिकेट में चलेगा। इसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें आपके पापा का सरनेम छूट जाता है कभी कभी, तो उससे भी कोई इशू होने वाला नहीं है। पापा का बस नाम रहेगा, सरनेम नहीं रहेगा, तब भी चलेगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय कुछ लोग उपजाति की जगह अपना सरनेम डाल देते हैं, मतलब उनको डालना होता है। जैसे मैं कुशवाहा हूँ, मेरा टाइटल कुशवाहा है, लेकिन उपजाति कोयरी होगा, कोयरी, तो मैं भी कोयरी की जगह फॉर्म अप्लाई करते समय कुशवाहा डाल दिया था। और टेंशन में था कि ओबीसी सर्टिफिकेट में कोयरी लिखा हुआ है, जबकि मैं फॉर्म में कुशवाहा कर दिया हूँ, तो क्या होगा। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इससे कोई दिक्कत होता भी नहीं है। आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पर बस लिखा होना चाहिए कि आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत। ऐसे यदि आप SC/ST हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ आप SC और ST के अंतर्गत आते हैं। आपके फॉर्म अप्लाई करते समय आप क्या लिखे हैं, सरनेम लिखे हैं कि उपजाति लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे बस आपको लिखा होना चाहिए कि आप ओबीसी हैं या SC हैं या ST हैं, ये तो लिखा ही रहेगा, तो इससे कोई इशू होने वाला नहीं है। यदि आप सब कैटेगरी की जगह सरनेम भी डाल दिए हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट किए थे कि फॉर्म भरते समय वो लोग कैटेगरी गलत डाल दिए थे, और कैटेगरी गलत डाले थे कि जानबूझ के गलत डाले थे, ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपका ऐसा इशू है तो इसमें आप अपना सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप जनरल हैं और गलती से ओबीसी डाल दिए, तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा तो पाएंगे नहीं, इससे कोई इशू होने वाला नहीं है। आप डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे यदि आप गलती से डाल दिए, तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। वैसे भी आप जनरल हैं, गलती से ओबीसी या SC/ST डाल दिए हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। यदि आप सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो यदि आपका कट ऑफ जनरल से अधिक है तो आपका सिलेक्शन होगा, और जनरल से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग, उसके अलावा एक कमेंट आया था कि एक कैंडिडेट हैं वो ओबीसी हैं, गलती से SC/ST डाल दिए हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो ओबीसी हैं, गलती से SC/ST डाल दिए हैं, तो SC/ST सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं पाएंगे, और ओबीसी बनवा सकते हैं लेकिन ले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो SC/ST डाले हुए हैं, तो उनको जनरली कंसीडर किया जाएगा। भले ही ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, क्योंकि वो SC/ST डाले हैं, SC/ST का सर्टिफिकेट ले नहीं जा पाएंगे, और ओबीसी ले जाएंगे तो ओबीसी का आप डाले ही नहीं है, तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक नुकसान होगा कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। तो यदि आप जनरल का कट ऑफ पार किए हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन यदि आप जनरल का कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं तो आपको टेंशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि डीबी के समय सर्टिफिकेट, मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप डीबी करवाने जाएंगे वहाँ पे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मांगना जाएगा,
तो आप बोल सकते हैं कि अभी नहीं बनवा पाया, टाइम लग गया मेरे तहसील पे, तो आप टाइम मांग सकते हैं 7 या 10 दिन का, 15 दिन का भी टाइम आपको दे दिया जाएगा। वैसे वो मैक्सिमम 10 दिन का देते हैं, लेकिन आप 15-20 दिन भी टाइम मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं, या ऐसा हो कि आप आने वाले दिन में भी नहीं बनवा पाएंगे तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। मान लिया आपने 15 दिन का टाइम मांगा और 15 दिन के अंदर आप नहीं जमा कर पाते हैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप गलती से कैटेगरी डाल दिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा और आप जनरल का कट ऑफ पार किए रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनका आंसर। इसके बाद आता है एनओसी से संबंधित समस्याएं। तो देखिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या अर्ध सरकारी जो कंपनियां होती हैं जैसे पीएससी होते हैं उसमें है, उनको एनओसी ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी एनओसी लगता है, तो इन सबको एनओसी ले जाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब में हूं तो मुझे भी एनओसी ले जाना पड़ेगा। देखिए, प्राइवेट जॉब में है तो आपको कुछ नहीं ले जाना है, ना ही बताना है कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि आप प्राइवेट जॉब में थे कि नहीं, और नहीं बताना है, ना ही उससे कोई इशू होने वाला है। तो प्राइवेट जॉब वालों को एनओसी नहीं ले जाना है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं था, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गया है और ये वाला जॉब उससे अच्छा है, इसलिए मैं उसे छोड़ के यहाँ आना चाहता हूँ, तो क्या डीवी में एनओसी ले जाना होगा? तो आपको भी डीवी के टाइम एनओसी नहीं ले जाना होगा, ज्वाइनिंग के टाइम अपना डिटेल दे सकते हैं। डीवी में आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका डीवी हो जाएगा बिना एनओसी का, यदि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी कोई नौकरी ज्वाइन की है तो। बस ज्वाइनिंग के समय आपको अपना डिटेल देना होगा कि हाँ मैंने इससे पहले इस नौकरी में था, और उस समय आप एनओसी ले जाइएगा। डीवी के टाइम आपको एनओसी नहीं चाहिए। ज्वाइनिंग के समय तो एनओसी लाने में ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ के ही तो आएंगे, तो छोड़ के आएंगे तो एनओसी लाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, तो उससे संबंधित मैं पता करके एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से अप्लाई किए थे वो भी बोलते हैं कि गलती से ईबीसी से अप्लाई कर दिया था, अभी क्या करूं? तो गलती से कर दिए थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईबीसी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कोई समस्या नहीं है। उसका जो सुविधा मिलना था वो आप पहले ले चुके हैं, आप फीस में पहले ही कंसेशन करवा चुके हैं, तो उसका कोई तोड़ तो है नहीं, आपको ईबीसी ले जाना ही होगा। इसके अलावा जब आप डीवी कराने जाते हैं तो थंब इंप्रेशन सबसे पहले मैच कराया जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, CBT 1 देने गए होंगे, CBT 2 देने गए होंगे, और जब आप साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देने गए होंगे तो आपका थंब इंप्रेशन लिया गया होगा। तो थंब इंप्रेशन आपको तीनों चरण का थंब इंप्रेशन डीवी के टाइम मैच कराया जाएगा कि तीनों मैच करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई और जाके दे दिया था, तो उस समय कई बार क्या होता है थंब इंप्रेशन मैच करता नहीं है। तो यदि आप खुद एग्जाम दिए तो फुल कॉन्फिडेंस में बोलिए कि मैं ही दिया हूँ एग्जाम। मुझे डरा रहे थे, मेरा 2 में तो मैच कर गया, 1 में मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे डरा रहे थे कौन एग्जाम दिया था, तुम ही गए थे कि नहीं? मैं बोला अरे सर मैं ही गया था, और कौन गया था? तो बोला मैच नहीं कर रहा है। तो मैं बोला मैं क्या करूं, मैच नहीं कर रहा है तो आपका मशीन की गड़बड़ी है। तो यदि आप दिए रहेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे ही। बाद में मैच कर गया था मेरा थंब इंप्रेशन, दूसरे जगह चेक कराया तो। लेकिन यदि आपके साथ ऐसी समस्या आती है आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आपका जो देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है, जो एडमिट कार्ड रहता है ना आधा फाड़ के रख लेते हैं, उस पर आपको लिखना होता है कुछ, वो मैच कराया जाएगा, वो दोबारा लिखवाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो राइटिंग और ये राइटिंग मिलता है कि नहीं। उससे आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ एग्जाम देने आप ही गए थे। लेकिन यदि दोनों मैच नहीं होता है, आपका थंब इंप्रेशन भी मैच नहीं होता है और आपका वो भी मैच नहीं होता है, तब तो पक्का आपको फ्रॉड समझा जाएगा, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि जो एडमिट कार्ड होता है उसका आधा फाड़ के वो रख लेते हैं और आधा फाड़ को आपको दे देते हैं, तो लगेगा क्या डीवी के समय? तो डीवी के समय आपको एडमिट कार्ड लगेगा नहीं। वैसे आपको रखना चाहिए साथ में, और लगता नहीं है, क्या पता आवश्यकता पड़ सकता है कभी, आप बोलेंगे कि नहीं मैं ही गया था, मेरा ये साइन है, लेकिन उसका जरूरत पड़ता नहीं है। यदि आपका भूल गया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपके डीवी में। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड लगभग सभी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है मैं कवर कर लिया हूं। फिर भी यदि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए, आपका डीवी और मेडिकल अब साथ में ही साथ होता है। जिस दिन आपका डीवी होगा उसके अगले दिन ही आपको मेडिकल का मेमो दिया जाएगा और मेडिकल जहाँ भी आपका कराना होगा वहाँ भेज दिया जाएगा। तो जब भी आप डीवी में ले जाइएगा कम से कम 10 दिन का खर्चा अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि 1 दिन तो डीवी में लगेगा और आपके मेडिकल में 3 दिन से 7 दिन 8 दिन लग सकता है। कुल मिला के 10 दिन का आप अपना रहने का व्यवस्था सब कुछ साथ में ले जाइएगा, क्योंकि रेलवे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, आपको रहने का खाने का सभी व्यवस्था खुद करना होगा। बाकी रेलवे में मेडिकल कैसा होता है इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी और भी कोई अन्य समस्या है आपको डीवी से रिलेटेड तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट में ही, या अलग वीडियो बना लूंगा यदि ज़्यादा क्वेरी आ गए तो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।